बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त यूनाइटेड नेशन का हंगामी इजलास शुरू हो चुका है, जो रूस की तमाम तर इस वक्त जो यूक्रेन के साथ जंगी सूरत हाल है उसके एतबार से जारी किया गया। तमाम तर कंट्रीज़ को वर्चुअली भी वहाँ पर इनवाइट किया गया है और कुछ फिजिकली कंट्रीज़ के नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद होंगे जो रशिया की पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है, दो फ़र्क आपके सामने रखने हैं और फिर दो उन फ़र्कों को समझने के बाद आपने पाकिस्तान की और अपनी ज़ाती तौर पर पोजीशन समझनी है कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि अगर हमारे ऊपर भारत हमला कर देता है या भारत के अलावा पाकिस्तान के जो और दूसरे दुश्मन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अगर उनके साथ हमारी कोई जंगी सूरत हाल इस तरह की पैदा हो जाती है तो क्या हम रेजिस्टेंस दिखाने के काबिल हैं या हमने अपने आप को इस तरह की प्रिपरेशन के लिए सोचा है कि हम प्रिपेयर हैं। दो डिफरेंस आपके सामने मैंने रखने। एक डिफरेंस तो एक हिस्सा जो है डिफरेंस का वही रखना है कि इस वक्त दुनिया जो है वो रशिया के ऊपर पाबंदियां क्या लगा रही है, और दूसरा मैंने आपके सामने ये बताना है कि रशिया के अगर पाबंदियां लग जाती हैं तो उसके पास अपने रिजर्व क्या क्या है और किस किस तरीके से है। एक छोटा सा सवाल जहन में पैदा होता है। मैंने ये देखा है कि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो रशिया के यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने के ऊपर बात कर रहे हैं और उनको हकायक का कुछ भी नहीं पता। एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, रशिया तकरीबन इतना बड़ा है कि उसके अंदर 3-4 अमेरिका आ जाए, उसके अंदर कितने सैकड़ों पाकिस्तान आ जाए, कितने भारत उसके अंदर आ जाए, कितने 12-13 चीन उसके अंदर समा जाए। एक छोटे से यूक्रेन के हिस्से को लेने के लिए वो इतना क्यों तड़प रहा है? ज़मीनी एतबार से सवाल पहले पैदा ये होता है कि उसके पास इतनी बड़ी ज़मीन है, इतना उसके पास, यानी जहाँ पर एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर 7-8 खुद अमेरिका आ जाए और उसकी अपनी पॉपुलेशन सिर्फ 15 करोड़ के लगभग हो, उसे एक और टोटे की क्या ज़रूरत है? उसे ज़मीनी एतबार से यूक्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि फिर उसने यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया, जिसका सादा सा जवाब है और मैंने बड़ा डिटेल के अंदर इसके बता दिया है कि उसने यूक्रेन के ऊपर सिर्फ हमला इसलिए किया है कि यूक्रेन ने उसके दुश्मन के साथ हाथ मिलाने की बात की है, तो उसने कहा ठीक है फिर हम आपको ऐसे थप्पड़ मारेंगे कि आपके बच्चे भी याद रखेंगे। ये गैरत के नाम पर जंग रूस ने लड़ी है। वो नेटो फोर्सेस में जाके शामिल ना होता तो रूस ये काम ना करता। सबसे पहले आप डिफरेंसेस जो हैं उनमें पहला हिस्सा ये समझ लें कि सैंक्शंस क्या है, फिर आपको मैं बताऊंगा कि रूस के ऊपर इस पर फ़र्क क्या पड़ेगा, और फिर आप सोचिएगा कि हमारी पाकिस्तानियों की प्रिपरेशंस क्या है। हम बात करते हैं मिल्लत की, उम्मत की, कौम की और पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम के गलबे की, और इसके लिए कोशिश हमारी माइनस के अंदर है। सबसे पहले यूरोप ये कह रहा है कि हम आपका जो बैंकिंग सिस्टम है उससे आपको कट ऑफ कर देंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो रकूम ट्रांसफ़र करने का और इंटरनेशनली जो इंटरकनेक्टेड करने का बैंकिंग सिस्टम है उसको स्विफ्ट कहते हैं, उससे हम आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे। रूस के पास अपना बैंकारी सिस्टम है और वो पूरे मुल्क के अंदर पूरी दुनिया से मुख्तलिफ अपना बैंकारी सिस्टम करता है, और वो स्विफ्ट से अगर उसको क्रॉस भी कर देते हैं तो जितना रूस के ऊपर असरअंदाज होगा, अगर मिसाल के तौर पर रूस 40% उससे मुतासिर होता है तो 60% उससे यूरोप खुद मुतासर होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। दूसरा, उन्होंने पाबंदियां लगाई जी, रूस जो है अब उसकी एयरफोर्स को हम अपने मुल्क से नहीं गुजरने देंगे। तो ठीक है, फिर रशिया ने भी पाबंदियां लगा दी हैं कि उसकी सरजमीन के ऊपर से भी दुनिया भर के जितने ममालिक पाबंदियां लगा रहे हैं उनके जहाज़ नहीं गुजरेंगे। तो अगर रूस के जहाज़ों को किराया डबल पड़ेगा तो वाइस वर्सा यूरोप के तमाम जहाज़ भी जो है उनके सफ़र रूट्स लंबे हो जाएंगे। ये कोई बड़ी वो नहीं है, हमाकत है यूरोप की तरफ से। तीसरी बात ये है कि रूस के ऊपर जो कंपनियां हैं उनकी पाबंदी, उनके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, वो किसी दुनिया के किसी मुल्क को चीज़ नहीं बेच सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का S-400 जो जहाज़ है, मिसाइल है रूस का, भारत का उसके साथ $5 अरब का एग्रीमेंट है कि वो उसने लेने हैं, तो अगर पाबंदी लग जाती है तो भारत वो नहीं ले सकेगा, फंस जाएगा। इस सूरत में रूस के पास क्या ऑप्शन है? एक तो आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ बताऊं कि दुनिया भर की तकरीबन 40 से 50% जो गैस के ज़खायर हैं वो रशिया के अंदर है, और यूरोप का 60 से 70% जो गैसेस के जितनी नीड है वो रशिया पूरी करता है। अब अगर वो रशिया के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो रशिया भी गैसेस की उनको जो है वो पाबंदी लगा देगा, उनको नहीं देगा। और अगर यूरोप रशिया के अलावा किसी दूसरे मुल्क से गैसेस लेता है, उसके रशिया के अलावा उनके पास ऑप्शन क्या बचेगी? रशिया के अलावा यूरोप के पास ऑप्शन बचेगी मगरिब, अरब ममालिक, जो खलीज ममालिक और अरब ममालिक का हिस्सा। उनके अंदर भी 1-2 मुल्क हैं सिर्फ, जैसे ईरान है, और ईरान के गिरदोनवा में छोटे छोटे ज़खायर हैं।
क्योंकि पूरे अरब के पास तो सिर्फ तेल है। अब इन गैसेस को अगर यूरोप रशिया से छोड़ के खलीज ममालिक से लेता है तो उसको रेट जो है वो 5 गुना ज़्यादा पड़ेगी। ज़ाहिर है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, जिसमें पाइपलाइंस दूसरी नई बिछाई जाएंगी, सारे मामलात किए जाएंगे, वो कभी ज़िंदगी रशिया के ऊपर जो है वो ये लगातार पाबंदियाँ नहीं लगा सकेगा। ये डिफरेंस आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि रशियन जो हैं वो दे आर नॉट इडियट्स। उन्होंने अगर इस तरह हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो मुझे अगर यहाँ बैठे अपनी रिसर्च के मुताबिक ये पता है कि रशिया ने ये हमला किया, उसके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, तो रशिया के थिंक टैंक्स को ये भी नहीं पता होगा, ये अंदाजा नहीं होगा, बेवकूफ़ है वो कि हम हमला करेंगे दुनिया पाबंदियां लगा देगी। वो अपनी तमाम तर चीज़ों की प्रिपरेशन करके प्रिपेयर होके फिर उन्होंने हमला किया। लगा दे पाबंदियां, वो भी पाबंदियां लगा देंगे, यूरोप खुद भूखा मर जाएगा। जाहिर है एक चीज़ उसको 1 रुपये की पड़ रही है, बाद में उसको वो चीज़ 5 रुपये की पड़ेगी, कितनी देर कर लेंगे? वो नहीं कर सकेंगे। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो रशिया के अंदर है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े जो दरिया गुजरते हैं, सबसे ज्यादा जो दरिया गुजरते हैं वो रशिया के अंदर गुजरते हैं। गंदम जो है वो सबसे ज्यादा वहां पर, आज वजीर आजम ने अपने बयान में भी कहा कि हमने कितने टन जो है वो गंदम रशिया से मंगवाने की बात की। नहीं, एक ज़रूरी मुल्क जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है वो भी अपनी गंदम की तमाम तर नीड्स को पूरी करने के लिए रशिया से मंगवा रहा है। इतने बड़े ज़खायर का मालिक, इतने बड़े मादनियात का मालिक, अपना बैंकारी सिस्टम, अपने रेलवे स्टेशन, तमाम तर दुनिया से ज़्यादा जो है वो वहाँ पर काश्तकारी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो 2 मेजर चीज़ें हैं, रशिया ने पिछले कुछ चंद सालों के अंदर अपने मुल्क के अंदर गोल्ड के और तेल के जितने ज़खायर किए हैं, अगर पूरी दुनिया भी उसको कट ऑफ कर देती है तो वो 20 साल तक अपने लोगों को सर्वाइव करवा सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनली 2-3 जो बड़ी इकोनॉमिस्ट इदारे हैं और जो बड़े तेल रिजर्व को सर्च करने वाले इदारे हैं उनकी रिपोर्ट है। कर दे पाबंदियां, 20 साल रशिया तो जिंदा रह लेगा, 20 साल यूरोप जो है वो रशियन सपोर्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकेगा। ये उनकी अपनी प्रिपरेशन है, उनकी अपनी प्लानिंग है। अब इस पूरी प्लानिंग के ऊपर जांचने के बाद उन्होंने ये प्लान किया है कि हम इस लायक हैं कि हम पूरे मगरिब को ललकार सकते हैं। आप क्या समझते हैं यूक्रेन के ऊपर हमला करने का मकसद सिर्फ ये है कि उसने यूक्रेन पे हमला किया? उसने पूरे मगरिब को ललकारा है, उसने पूरे नेटो फोर्सेस को, पूरे अमेरिकन फोर्सेस को ललकारा कि ठीक है जिसने आना आए, लड़े हमसे। क्योंकि उसको पता है कि मैं 20 से 25 साल जो है वो अपनी प्लानिंग करके बैठा हूं और मैं अपने मुल्क के लोगों को खिला सकता हूं। अब दुनिया भर की कितनी भी बड़ी आलमी जंग लग जाए, जंग अज़ीम 1 देख लें, दूसरी देख लें, 4 से 5 साल से ज़्यादा जंग नहीं लगती। अगर आलमी जंग भी लग जाए तो वो तो 20 साल की प्लानिंग करके अपने मुल्क के अंदर बैठा हुआ, तो क्या बिगाड़ दिया जाएगा उसका? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका? बिगड़ेगा हम जैसे ममालिक के लोगों का, जिनके ख्वाब जो हैं वो तो पूरी दुनिया के ऊपर निज़ाम कायम करने के हैं, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने के हैं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन जो है वो माइनस में है, ज़ीरो में है। क्योंकि हमारे पास ना तो रिजर्व है। पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, जमहूरी हुकूमतें, उनमें से किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास गोल्ड के क्या रिजर्व्स हैं, हमारे पास तेल के क्या रिजर्व्स हैं, हमारे पास गैसेस के क्या रिजर्व्स हैं, हमारे पास मादनियात के क्या रिजर्व्स हैं, जो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त वो आमदोरफ्त का जो सिलसिला है, अगर 1 हफ्ता पेट्रोल ना मिले तो हम सब लोग जो है वो सड़कों पर आगे आ जाए। अगर हमारा किसी के साथ जंगी सूरत हाल बन जाती है, और जिस तरीके से अभी यूक्रेन रशिया का मामला हुआ है, आप इतने भोले बन के बैठे हुए हैं कि इंडिया आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। आज देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम को फिर थ्रेट करने की कोशिश की ना कि आपकी फैमिली को हम तंग करेंगे। ISPR की रिपोर्ट देख लें, आज पूरे चैनल्स के ऊपर ये छपा हुआ है, जिस तरह से न्यूजीलैंड को तंग करने की कोशिश की। कल को कोई और चीज़ होगी, परसों कोई और चीज़ होगी, किसी ना किसी जगह पे आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जंग लगेगी। उस दौरान आपकी प्रिपरेशन क्या होगी? नथिंग। आपके पास ना तो रिजर्व है, हम एक दिन से ज़्यादा दूसरे दिन रिजर्व नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना मादनियात है, ना गंदम है, ना चावल है, कुछ भी नहीं है, ना कोई गल्ला है, ना कोई गोल्ड है, तेल है, कुछ भी हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। हम इस पूरी इस प्रिपरेशन के अंदर ज़ीरो है और हम क्लैप्स कर जाएंगे। ये वो हकीकत है जिस हकीकत को इस वक्त ना तो हुक्मरान सोच रहे हैं, ना थिंक टैंक सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं है। फिर इसके बरक्स जो दूसरी बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर जो है, वो मुकामी लोग जो हैं उनकी प्रिपरेशंस गवर्नमेंट और आर्मी की तरफ से करना छोड़ दी गई है। ये आज से 20-25 साल पहले इस तरह हुआ करता था कि स्कूलों के अंदर स्काउटिंग हुआ करती थी, फिर इसके अलावा एक स्पेशल फोर्सेस तैयार की जाती थी नौजवानों के ऊपर। ये जो टाइगर फोर्सेस अभी आपको कॉन्सेप्ट मिला, ये 20-25 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। उन नौजवानों को तरबियत दी जाती थी, प्रिपरेशंस करवाई जाती थी कि अगर कोई जंगी सूरत हाल बनती है तो वो फौज के शाना बशाना खड़े होकर साथ देते थे।
آج تو آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے ٹک ٹاکرز پیدا کیے ہیں، ہم نے انٹرٹینر پیدا کیے ہیں. ملک کے اندر جو ہے وہ کسی بھی باقاعدہ طور پر نوجوانوں کی ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے جن کو تربیت دی گئی ہو، جن کو اس طرح کے حالات کے اندر جو ہے والنٹیرلی کام کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا، کچھ بھی نہیں ہے. تو ان تمام پوری صورتحال کے اندر اس پورے ڈفرنس کو اور پورے انالیسس کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر یو این اس ہنگامی اجلاس کے اندر رشیا کے اوپر پابندیاں لگا بھی دیتا ہے اور کوئی ایسی حماقت کر بھی دیتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ رشیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. الٹا فرق جو ہے وہ یورپین یونین کو پڑے گا، یو این کو پڑے گا، امریکہ کو پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ تمام تر چیزیں اس وقت یو این نہیں مانتا، اور جو ابھی یوکرین کے اور رشیا کے مذاکرات جاری بیلاروس کے اندر جاری ہیں، اگر ان مذاکرات کے اندر یوکرین آج ساری باتیں رشیا کی مان لیتا ہے، کیونکہ یوکرین خود آپ کی اوقات دیکھ چکا ہے مغربی دنیا کی، کہ آپ لوگ صرف بات کرتے ہیں، پیچھے سپورٹ نہیں کرتے، مین پاور تو آپ نے کوئی نہیں دی. تو اگر یوکرین یہ جانتا ہوا رشیا کی بات مان لیتا ہے، تو رشیا دوبارہ پھر پوری دنیا میں سوویت یونین جیسی پاور بن جائے گا، اور امریکہ، یورپ اور فرانسیسی، جرمنی، ان تمام لوگوں کی مغربی طاقتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. لیٹ سی کہ آج کی رات جو ہے وہ اہم فیصلے ہوں گے، کیونکہ یوکرین اور رشیا کے بھی آج مذاکرات فائنل ہو جانے ہیں، اور یو این کے اجلاس میں بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہی واحد راستہ ہے ہمارے ریلیشن کس طریقے سے بلڈ ہونے کا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.